हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। भाग 2, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। थोड़ी देर आप आराम से बैठिए और इस क्लास का आनंद लीजिए। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनगणना की विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का ध्यान दिया गया? जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातियाँ, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर की गणना कैसे की जाती है? वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है? वृद्धि जन्म मृत्यु प्लस उत्प्रवास माइनस अप्रवास। भारत में बौद्ध किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? बौद्ध आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? भारतीय आर्य, इंडो आर्यन बोलते हैं, वो हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। 2011 7वां जनगणना के भारतीय कितनी जनसंख्या थी? 121, आज 135 पहुँच चुकी है। आगे देखिए, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है, 2001 के अनुसार बताया जा रहा है। वृद्धि दर क्या है? 2.4%। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। समय की प्रतिभागिता दर क्या है? कुल, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल जनसंख्या क्या है और कितने लोग कार्य करते हैं, यही बताया गया है। कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को समय की प्रतिभागिता दर कहते हैं। समझ आ गया? राज्यों के नाम बताइए जहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत ज़्यादा है। बिहार आपको पता ही होगा, लेकिन सिक्किम नहीं पता होगा, सिक्किम याद रखिए। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? 183 दिन काम मिल गया अगर व्यक्ति को रोजगार में लगा हुआ है तो मुख्य श्रमिक कहलाता है। ये भी उतना खास क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए, 1901 और 1921 के समयावधि में भारत की संख्या वृद्धि दर में स्थिरता, स्टेबिलिटी और नेगेटिविटी क्यों थी? स्पष्ट कीजिए। पहला है कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। क्यों? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था, हॉस्पिटल थे ही नहीं, थे तो बहुत दूर दूर थे, क्योंकि हम तो गुलाम थे। लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी। बस स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते थे। लड़के जो गरीब थे वो खेती हारी में जीविकोपार्जन में लगे रहते थे। अमीरों ने पढ़ा था गुलामी में, और जो पढ़ा जिन लोगों ने वो बहुत आगे चले गए, और लोगों में उतना बात मानते नहीं थे, साक्षरता थी नहीं। खाद्यान्नों, अन्य आधारभूत सुविधाओं को समुचित वितरण की व्यवस्था नहीं थी। खाद्यान्न होते थे, जो होवे साहूकार ले लीजिए, गरीबों को मिला ही नहीं। आज तक वही कहानी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? 2003 में अपनाई गई थी राष्ट्रीय युवा नीति। उद्देश्य देखिए, युवाओं व किशोरों के चहुमुखी विकास करते थे। उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि वो देश के रचनात्मक विकास में अपना योगदान दे सकें। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायित्व के गुणों को बढ़ावा देना। समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियां हैं? देखिए, ये चुनौतियां हैं। पहला तो आप देखेंगे कि हम साक्षरता की बहुत कमी है, निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, विवाह की निम्न आयु और समुचित मार्गदर्शन। अधिकतर किशोर विशेषतया स्त्रियां निरक्षर हैं, जिसके कारण अपने परिवार के विकास के योगदान नहीं दे पाते। भैया स्त्रियों को पढ़ाइए, कभी कोई बेचारे हस्बैंड को होगा तो जीवन यापन तो हो जाएगा, लेकिन बुद्धि
लाइए, नहीं है तो दूसरे को भी समझाइए। विद्यालय गत छात्र अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। औसत या मर्यादा पाने के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अफसाह बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। भैया ट्यूशन पढ़ने गए थे, ट्यूशन का को सॉरी भैया, वहाँ हॉस्टल में दोस्ती यारी मिल गई, पिताजी ने बड़े मुश्किल से पढ़ा के भेजा था, वहाँ चालू हो गई। यही होता है, तो ऐसा मत कीजिए। विवाह की निम्न आयु, इसी कारण बालिकाओं की जल्दी शादी हो, जल्दी मातृत्व के कारण मातृत्व में वृद्धि हो जाती है, आगे जाकर लिंग अनुपात प्रभावित करती है। 18 की हुई है, चिंता होने लगी शादी कर दो, शादी कर दो, कर दिया शादी, फिर शादी के साल भर ना बीतेंगे, बच्चा कर दो तो मातृत्व भी हो गया। खुद क्या पढ़ेंगी, क्या शिक्षा देंगी, यही कहानी। पर इस चीज़ में थोड़ा चेंजमेंट लाइए। समुचित मार्गदर्शन, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए ठोस कदम का अभाव है। आप ब्यूरोक्रेट्स बनिएगा तो प्लीज़ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, कहा गया भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? क्या दर्शाता है असमान वितरण? देखिए, 76% आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में बसती है। आप भी बड़े बड़े हैं, आप ही जानते हैं यहीं बसेगी। अब इनके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, क्यों बसती हैं और एक आदमी को बसने के लिए, आपको बसने के लिए क्या चाहिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम वहाँ क्यों बसे जा करके अपने घर के पास। पहला है कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु मुचावज। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान के अंतर्गत आते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं और बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकते हैं। औद्योगिक विकास, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संवर्धन का कारण है। जैसा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों ने जैसे रीति रिवाज वगैरह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है। आपको मैं छोटी बात बता दूं कि आर्य जो आए थे मध्य एशिया से, बसे थे आकर के नदी किनारे ही बसे थे। जल था तो जीवन था, कृषि हुई, कच्चा माल मिला तो औद्योगिक विकास हुआ, जब विकास हुआ तो सामाजिकता बढ़ी और उसमें परिवर्तन आए। आप खुद सोचिए, ऐसा ही होता है। अच्छा लगेगा सोचने में। अब क्या आ गया है? आर्थिक वृद्धि से भारत देश में कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्य श्रमिक, जो व्यक्ति 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक बताया था मैंने आपको, कम से कम करें। और जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो सीमांत श्रमिक। जो ज़्यादा करे वो मुख्य श्रमिक, जो कम करे सीमांत अश्रमिक है। जो व्यक्ति भैया बेरोजगार है बस वो अश्रमिक है। समझ गए? जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रति इकाई में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा क्या किया जाता है? वो क्या जाता है? व्यक्त किया जाता है। समझे बात को? प्रभावित करने वाला भू आकृति कैसी आकर कहाँ रही हो देखना पड़ेगा। जल की उपलब्धता, नदी उदी है नहीं है तो पानी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी दे पाओगे। एक दिन पानी ना है तो 2 दिन दिक्कत होती है। जलवायु, गर्मी गर्मी है, सर्दी सर्दी है, मरुस्थल में तो देखा व्यवस्था ही नहीं है। नहीं। औद्योगिक विकास, नगरीकरण, रहने तो लगे लेकिन पता चला वहाँ पे जीवन यापन करने की कुछ व्यवस्था है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। स्थायी कृषि क्षेत्र, आसपास गांव है कि नहीं है, कि सामान आएगा जाएगा, थोड़ा वही भी देखना पड़ेगा। परिवहन, पता चला रहने तो लगे वहाँ पे लेकिन बस ही नहीं जा रही है, ट्रेन चल ही नहीं रही है, फिर क्या करोगे? तो ये भी ध्यान देना है। खनिजों की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, भैया देख लो कि वहाँ पे ऊर्जा के संसाधन लायक है कि नहीं है। और व्यवस्थाएं, राजनीतिक स्थिरता, ऐसा ना हो कि जहाँ रही वहाँ दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, ऐसी जगह नहीं रहने का, वही सब देखा जाता है, लोग खाली होकर आ जाते हैं। और बाहरी शक्तियों से बचाव युक्त क्षेत्र,
ऐसे आप जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में रह रहे हो या उधर साइड रह रहे हो जहाँ पे डेली बमबारी हो रही है, तो भैया क्या दिक्कत तो होगी, समझ गए। भारत में चाप भाषा प्रथा बताइए। भारतीय, यूरोपीय, आर्य, द्रविड़, दक्षिण वाले, आस्ट्रिक, तीन तो आपको पता ही होना चाहिए, और चीनी तिब्बती, बिल्कुल सही है, ठीक। भाषा परिवारों की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं देखिए, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य बोलते हैं, ठीक। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूर्वी उत्तर भारत है, मैंने आपको पहले बताया था। उत्तर भारत में 3/4 लोग बोलते हैं। द्रविड़ में कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषा बोलता है, वही है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, पठार से चले के प्रायद्वीपीय पठार, छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। भारत में जनसंख्या के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। ये 2001 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, इसलिए मुझे इसको बताने का कुछ खास मन नहीं कर रहा है, क्योंकि डाटा ये पुराना है, छोड़ देते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर क्या था, क्या अर्थ है? जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तो 4 प्रवृत्तियां इस पर दिखाई देती हैं। वर्णन कीजिए। वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय बिंदुओं के मध्य होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। 4 प्रवृत्तियां क्या? स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले, 1901 से 21 की अवधि को भारत की संख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धि दर अत्यंत क्या थी? अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1921 के दौरान 11 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। समझिए बात को। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। क्या था? भैया जैसे जन्म भी होते थे लेकिन मृत्युआं भी होती थी, मतलब का स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ गया, ये हुआ वो हुआ, तो इसी कारण से बस बातें हुई। आगे देखिए, निरंतर वृद्धि की दर 1921 से 1951 तक की थी। देखिए कैसे थी। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर कहा जाता है। तीसरी अवधि क्या थी? 1921-51 से 81 वृद्धि की अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। घटती वृद्धि दर की अवधि क्या थी? 81 आज तक 81 से वर्तमान देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई, स्थिति में सुधार हुआ। जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ती गई। तभी भैया नसबंदी कराने का भी राजीव गांधी का वो आया था, हाँ, और लोगों ने किया भी, ठीक भी किया, और लोग समझदार हुए, प्रिकॉशन लेते रहे। आप भी लीजिए। कहा गया भारत के मानचित्र में देखते न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सही है। 2001 चल रहा है कम जनसंख्या सिक्किम, 1 के अनुसार अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल, 1 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व समझ ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या एकदम प्रति इकाई 1000,
वक्त है।